चलिए आज ईरान के सर्वोच्च नेता की उस हत्या की बात करते हैं जिसे लगभग असंभव माना जा रहा था, और हम खंगालेंगे उन थ्योरीज के जटिल जाल को जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा लीडर जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में गिना जाता था, उसे उसी के घर में परिवार के साथ कैसे निशाना बनाया जा सकता है। मतलब इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध लगी तो लगी कैसे। 12,000 ये वो संख्या है उन चुनिंदा एलीट सैनिकों की जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, सुप्रीम लीडर की हिफाजत करना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये अपने आप में एक अभेद्य किला था। और ये कोई आम सेना नहीं थी, ये थी वली ए अम्र फोर्स। मतलब फोर्स के अंदर एक और फोर्स जिसे कभी न चूकने के लिए बनाया गया था। फिर भी वो नाकाम रही। तो सवाल वही है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो जो सबसे पहली थ्योरी सामने आती हैं वो किसी बाहरी दुश्मन की तरफ नहीं बल्कि अंदर के ही किसी धोखे की तरफ इशारा करती हैं। एक ऐसा दुश्मन जो ईरान के सबसे महफूज घेरे के अंदर ही मौजूद था। इनमें से एक थ्योरी तो बड़ी ही दिलचस्प है जिसे टूथ फेरी थ्योरी कहते हैं। हालांकि इसे ज्यादा मजबूत नहीं माना जाता। इसके मुताबिक जासूस, डॉक्टर और डेंटिस्ट बनकर आए और इलाज के दौरान ईरानी अधिकारियों के शरीर में ट्रैकिंग बग्स लगा दिए। लेकिन इस छोटी मोटी घुसपैठ की थ्योरी से कहीं ज्यादा एक और गंभीर शक की सुई घूमती है, और वो ईरान के मिलिट्री कमांड के एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठे शख्स की तरफ इशारा करती है। नाम है इस्माइल कानी। शक इसलिए गहराता है क्योंकि वो पहले भी कई मारे गए लीडर्स जैसे कासिम सुलेमानी और हसन नसरल्लाह के आसपास मौजूद था, पर हर बार बच निकला। और इस बार भी हमले से ठीक पहले उसने सुप्रीम लीडर का घर छोड़ा। अफवाहें तो ये भी हैं कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो ये तो हुई इंसान के धोखे की बात। अब चलते हैं एक दूसरी दुनिया में, साइबर की दुनिया में। एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि एक पूरे देश को उसके अपने ही भरोसे के जरिए हैक कर लिया गया। सोचिए, यहाँ हथियार कोई बंदूक या बम नहीं था, बल्कि एक प्रेयर ऐप थी। नाम था बादे सबा। ये ऐप लाखों ईरानियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। 50 लाख लगभग इतने लोगों के फोन में ये ऐप इंस्टॉल थी, और इसी वजह से अनजाने में ही जासूसी के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया था। और इस हैकिंग का सबूत तो और भी चौंकाने वाला है। कहते हैं कि हमले के वक्त इन 50 लाख यूजर्स के फोन पर अचानक एक मैसेज चमका, मदद आ पहुंची है, जैसे हैकर्स ने अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया हो। माना यह जाता है कि इस सब के पीछे इजराइल की जानी मानी साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 का हाथ था। उन्होंने ही आस्था के इस प्रतीक को जासूसी के एक खतरनाक हथियार में बदल दिया। प्रेयर ऐप वाली थ्योरी काफी सनसनीखेज है, लेकिन एक और थ्योरी है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे मजबूत सुराग माना जा रहा है, और वो ये है कि ईरान के अपने ही निगरानी सिस्टम को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये कमाल की चाल थी। हुआ ये कि ईरान ने अपनी ही महिलाओं पर हिजाब कानूनों के लिए नजर रखने के लिए हजारों नए हाईटेक ट्रैफिक कैमरे लगाए। यूनिट 8200 ने कथित तौर पर इसी नेटवर्क को हैक कर लिया और इसका मकसद ही बदल दिया। अब ये कैमरे नागरिकों को नहीं बल्कि ईरान के टॉप लीडरशिप की हर एक हरकत को ट्रैक कर रहे थे। और बात सिर्फ कैमरों पर नहीं रुकी, ये एक टोटल कंट्रोल ऑपरेशन था। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर के घर के आसपास के मोबाइल टावरों को भी हैक कर लिया गया था, ताकि हमले के वक्त सारी कम्युनिकेशन ठप हो जाए और वो पूरी तरह से दुनिया से कट जाएं। तो ये सब थ्योरीज बताती हैं कि ये हत्या कैसे हुई। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, क्यों? कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि शायद सुप्रीम लीडर को अपने अंजाम का अंदाजा पहले से ही था। अपनी मौत से कुछ महीने पहले के एक कथित नोट में उन्होंने लिखा था कि इस लड़ाई में नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है, पर मेरे बाद रुकना मत, अपने अगले 4 लीडर्स तय कर लेना। ऐसा लगता है जैसे वो अपने लोगों को अपनी शहादत के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर सेफ बंकरों में छिपने से मना कर दिया और एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ही रहना और काम करना चुना। ये उनका एक पैगाम था कि वो कायरों की तरह छुपने के बजाय एक शहीद की मौत को चुनेंगे। अपनी मौत को उन्होंने हार नहीं बल्कि एक आंदोलन का सबसे बड़ा कदम बनाकर पेश किया। तो आखिर में ये एक उलझा हुआ सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस की नाकामी थी
या फिर ये एक ऐसे लीडर का आखिरी सोचा समझा कदम था जिसने अपने मकसद के लिए शहीद होना खुद चुना।